अपने चेहरे पर आ गया पसीना दोनों हाथों से पोंछते हुए अर्जुन ने खुद को संभाला और वीडियो के आखिरी पलों को फिर से देखा। उसे पता है कि रिकॉर्डिंग में वैसा कुछ नहीं था जैसा कि अभी हुआ था। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार वीडियो को दोबारा चलाकर देखा, लेकिन समर्थ ने फिर से वह हरकत नहीं की। अब तो उसे वर्धन से बात करनी ही होगी। एक वही है जो इस समय उसे सही सलाह दे सकता है। वह नंबर मिलाता, लेकिन उससे पहले ही उसे सब इंस्पेक्टर पांडे की कॉल आ गई। शहर में दूसरा कत्ल हो गया था। बारिश अब भी बरस रही थी। 1:15 बजे अर्जुन टी-शर्ट और जीन्स पहने ही वहां पहुंचा। कॉलोनी के बड़े से काले रंग के गेट से कुछ पहले ही थी वह जगह जहां उस चौकीदार मदन की लाश पड़ी थी, जिसे फिलहाल एक पारदर्शी पॉलीथीन से ढांका हुआ था। क्या हुआ ये सब? अर्जुन ने पांडे के पास पहुंचते ही पूछा। पांडे खुद ही काफी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस परेशान सा यहां चल रही गतिविधियों को देखता रहा। इस बीच अर्जुन ने जाकर उस चौकीदार की लाश से वह भीगती हुई पॉलीथीन हटाई और उसे देखते ही झटके से चेहरा दूसरी ओर कर लिया। चौकीदार की गर्दन आधी कटी हुई थी। लाश के चेहरे से आंखें निकाल ली गई थीं। मुंह के अंदर एक ठीक ठाक आकार का पत्थर ढूंसा हुआ था जो कि उसके जबड़े को बुरी तरह चीर चुका था। उसके कानों और नाक पर खून की धारें अब तक ताजा थीं। उनके आसपास खड़ी जिज्ञासु भीड़ में से लगभग सभी अपनी घिन और दर्द से चेहरे फेरते वहां से हट गए, लेकिन अर्जुन, वह कैसे हट सकता था? इसकी डिटेल्स? मदन सैनी बिजनौर से था, यहाँ 1 साल से काम कर रहा था। इसके कॉन्ट्रैक्टर से फोन और घर का एड्रेस ले लिया है। इसके घर वालों से बात हो पाई? हाँ, कल तक पहुंच जाएंगे। अर्जुन ने देखा कि सीने से लेकर उसके पेट तक को चीर दिया गया था, ठीक उसी तरह जैसे कि विवान के मौसेरे भाई को चीरा गया था। उसके बाकी के शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ शायद नहीं की गई थी। फॉरेंसिक से कौन है? तिवारी। पांडे ने आवाज दी तो वहां काम कर रहा एक दुबला सा चश्मिश 2 छोटे छोटे पॉलीबैग्स के साथ आ गया। इस आदमी से अर्जुन का पाला अक्सर पड़ता ही रहता है। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कुछ काम का मिला? ज्यादा कुछ नहीं, आधे सबूत तो बारिश में ही बह गए होंगे। तिवारी बोलते हुए उन झाड़ियों की तरफ गया जहां चौकीदार मदन को वह बुढ़िया बैठी हुई दिखाई दी थी। तिवारी ने टॉर्च की रोशनी से अर्जुन को एक जगह दिखाई। यहां गीली मिट्टी पर कुछ निशान बने हैं। जो कोई भी था उसने जूते या चप्पल नहीं पहनी हुई थी। अधूरे निशान है, लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि नाखून लंबे रहे होंगे। अर्जुन ने भी ढोड़ी पर हाथ रखा। इन निशानों में कुछ अजीब है। यहाँ कॉलोनी की बाउंड्री वाल के साथ कतार से बिजली के खंभे हैं जिनमें लटके बल्बों से दूर तक रोशनी हो रही है। अर्जुन ने फिर भी टॉर्च की मदद से आसपास देखा। जमीन पर गिनती के ही निशान हैं और इन्हें देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कातिल कहां से आया होगा। ये निशान एक पेड़ के पास जाकर खत्म हो गए हैं। ये कुछ अजीब है, कहते हुए तिवारी आकर अर्जुन के पास ठहरा, जो कि बैठकर कुछ निशानों को गौर से देख रहा है। ये पैरों के नहीं बल्कि हाथों के निशान हैं, मानो कोई हाथों के बल चलकर यहां तक आया हुआ था। अर्जुन ने अनिश्चितता से तिवारी को तका। है तो, लेकिन इतना भी नहीं। हाथों पर बैलेंस बनाकर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खास तौर पर जब पुलिस को गुमराह करना हो। या हो सकता है कि वो कोई अपाहिज हो। एक राइफल पकड़े हुए हट्टे कट्टे गार्ड को एक अपाहिज ने मार डाला, वह भी इस तरह। अर्जुन ने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर से जब पॉलीथीन हटाई थी तो उसके पास से शराब की गंध आ रही थी। अधिकतर सिक्योरिटी गार्ड रात की ड्यूटी पर निकलने से पहले शराब आदि पीकर ही निकलते हैं। मुमकिन है कि जब उस पर हमला हुआ तो वह इतना नशे में था कि अपना बचाव ना कर सका। लाश को जिस तरह से चीरा गया है, देखकर समझ आता है कि किसी जानवर का काम है, लेकिन कोई भी आदमखोर जानवर गला कटने पर निकलने वाला खून बहने क्यों देगा? फिर उसकी गर्दन भी काटने की कोशिश की गई थी। क्या लगता है सर? ये दूसरी अजीबोगरीब हत्या है। ऐसा तो कोई जानवर ही कर सकता है। पांडे अर्जुन के करीब आ खड़ा हुआ। अगर किसी आदमखोर जानवर ने इसे मारा होता तो वह उसे खींचकर जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश भी जरूर करता। मदन की लाश वहीं पड़ी है जहां उसकी हत्या हुई। उसे खींचने का कोई निशान नहीं है। अगर तस्कर होते तो वह भी लाश यहां ऐसे छोड़कर नहीं जाते। आप सारे दरवाजे खुद ही बंद कर रहे हैं सर। हम शुरू कहां से करेंगे? अर्जुन जानता है कि उन्हें फिलहाल अटकलें नहीं लगानी है, लेकिन इतना वह भी समझ गया था कि ये कोई जानवर या तस्कर नहीं है। ये जो भी है उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा होगा।
कॉलोनी के मेन गेट पर 2 सीसीटीवी कैमरा है। वह दोनों कैमरा दाएं और बाएं के इलाके को कवर करता होगा। सीसीटीवी की फुटेज चेक की? तिवारी ने सिर को झटका सा दिया। ये दोनों उसी सिक्योरिटी रूम में पहुंचे जहां कुछ घंटों पहले मदन बैठा वीडियो देख रहा था। यहां तिवारी का चेला अपने लैपटॉप से सीसीटीवी जोड़कर जांच कर रहा था। कोई दिखाई दिया बच्चे? अर्जुन और तिवारी भी झुककर उस रिकॉर्डिंग को देखने लगे। वह अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था। चेले ने कहते हुए रिकॉर्डिंग को फिर से वहीं से चलाया जहां मदन अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा कॉफी पी रहा था। अर्जुन ने उसे देखा तो समझ गया कि मदन इतने नशे में तो नहीं था कि कोई सिरफिरा उसे मारकर चल दे। बाहर निकलने से पहले उसने राइफल भी साथ ली थी, तो फिर उसने खतरा होने पर उसे चलाया क्यों नहीं? शायद उसे किसी ने बुलाया या उसे कुछ सुनाई दिया और वह खड़ा हुआ ही था कि लाइट चली गई। इसके बाद रिकॉर्डिंग में सब कुछ अंधेरा ही था। ये साला बिजली को वक्त पर ही जाना होता है क्या? लेकिन अब तो बिजली है ना, कितने बजे आई और तब का क्या स्टेटस है? सिर्फ बिजली तो शायद घंटे भर पहले ही आई है। और स्टेटस की बात करें तो उसने वीडियो के रिबन में टाइम को एक जगह लाकर चला दिया। ये रहा स्टेटस। जब लाइट आई तो लोगों ने आसपास जमा होना शुरू कर दिया था। मतलब खून किसने और कैसे किया, इन सवालों पर बिजली फिर गई है। कहते हुए अर्जुन के जबड़े भिंच गए। हो सकता है कि बिजली जानबूझकर काटी गई हो। उसने सिक्योरिटी रूम से एक कदम बाहर आकर उस बहुमंजिला इमारत को देखा जिसके आधे घर अंधेरे में सो रहे हैं। पांडे अपार्टमेंट के लोगों से बात की, अंदर कोई दुर्घटना? पांडे ने ना में सिर हिला दिया। अभी कुछ दिन यहाँ अपना एक आदमी दिन रात तैनात रहेगा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अर्जुन सही था। ये कॉम्प्लेक्स जंगल से शहर की ओर जाते हुए सबसे पहला अपार्टमेंट है। अगर ये काम तस्करों या जानवर का है तो यहाँ रहने वाला हर एक प्राणी खतरे में है। कुछ भी हो, लेकिन उसे अब तक ये बात परेशान कर रही है कि मदन गोली चला सकता था तो चलाई क्यों नहीं?